एथिक्स ऐसा विषय है जो किसी ने नहीं पढ़ा है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, जो भी डिग्रियां होती हैं कम ज़्यादा सब किए हैं, लेकिन एथिक्स में कोई बीए नहीं है, एथिक्स में कोई एमए नहीं है, एथिक्स में कोई मतलब इस तरह का अध्ययन अध्यापन नहीं रहा है ना। तो आप जब एथिक्स सुनते हैं तो पहले मन में डाउट जाता है कि ये होगा क्या इसमें। जनरली एक रीजनिंग तो आप विकसित कर लेते हैं कि एथिक्स का मतलब है कोई लोकाचार की बात होगी, अच्छे आचरण की बात होगी, अच्छे स्वभाव विचार की बात होगी, मतलब सत्यनिष्ठा की बात होगी, ईमानदारी की बात, मतलब जितनी अच्छी बात हो सकती है वो होगी इसमें। एथिक्स का मतलब मोटा मोटा आप ये समझते होंगे कि जो भी ज़िंदगी में या दुनिया में जितनी खूबसूरत और अच्छी बातें होंगी उसका मतलब एथिक्स होता होगा। और जितने लड़ाई झगड़े देश में हुए हैं, जितने बाउंडर मचे हैं, उस सब का मतलब है इतिहास होगा। और जितने नदी, झील, झरने, समुद्र, पर्वत, हिमालय, मैदान, पहाड़, ऊंचाई, निचाई, ये सब जहाँ पढ़ने को मिलेगा भूगोल होगा। मतलब ऐसी एक छवि बनती है जब कोई चीज़ को सुनते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप संतरा खाएंगे तो भले ही संतरा से आप सेब नहीं महसूस करते, संतरा का आप जो है जो उसका कलर है, उसकी जो बनावट है वही दिमाग में बनती है। किसी को कहा जाए कि आप संतरा खाएंगे, उसकी दिमाग में छवि सेब की बन रही हो। उसी तरीके से किसी से कहा इतिहास पढ़ा रहे हैं और उसकी छवि भूगोल जैसी नेचर की बन रही हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एथिक्स में कई डाउट्स रहते हैं कि एथिक्स में क्या हो रहा होगा, क्या होगा एथिक्स में, कि जनरली इसमें क्या ऐसा पढ़ाया जाएगा। मतलब ये छवि तो आपके अंदर एक आ चुकी कि इसमें जितनी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना, आचरण से लेकर के जो ईमानदारी और तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें ही होंगी इसमें। लेकिन सारी चीज़ें का आप ठेका लिए हैं, जितने आइडियोलॉजी चीज़ें हैं सब क्या आप उस 250 नंबर के भीतर, या पीसीएस आप उत्तराखंड देने जा रहे हैं तो उसमें जो 7वां पेपर में है, या उत्तर प्रदेश देने जा रहे हैं तो 200 नंबर में आता है, तो क्या आपने कोई अनुबंध किया हुआ है कि हम जितना एथिक्स की बातें हैं सब पढ़ेंगे। एथिक्स में आप इसको दो दृष्टि से समझिए बस। पहला दृष्टि यह है कि आपके पास वो दृष्टि जन्मजात है जो आपको पैदाइशी मिली है, जिसको हम एथिक्स के मामले में बोल सकते हैं कि आप बर्नार्ड की भाषा में कि ग्रेट मैन थ्योरी। कई लोग इसमें ऐसे होंगे विद्यार्थी जिनको झूठ पसंद नहीं होगा, जिनको बड़ों का अनादर करना पसंद नहीं होगा, जिनको जो है बुरे काम बुरे ही लगते होंगे, जिनको अपराध अच्छा नहीं लगता होगा, जिसको किसी को प्रताड़ित करना अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को धोखा देना उनको अच्छा ही नहीं लगता होगा। मतलब यह कोई सिखाने की चीज़ नहीं है, एक नैसर्गिक सिद्धांत है कि आपके अंदर पैदाइशी और समय के साथ ये स्वयं प्रस्फुटित और उद्घाटित हो गया है, विकसित हो गया है। यह ग्रेट मैन थ्योरी के एस्पेक्ट में देखें कि आपके अंदर एथिक्स है। हम उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। जैसे हम बाजार से जूता खरीदते हैं, पॉलिश घर में करते हैं। समझ गए ना, जूता खरीदना और पॉलिश करना। हम जूता बनाते नहीं हैं, जूता खरीदते हैं और पॉलिश कर लेते हैं, पॉलिश भी नहीं बनाते। कार हम खरीदते हैं, कार का पहिया पंचर हो जाए तो बदलते हैं, कार बदलने नहीं जाते। या कार का इंजन खराब हो गया तो हमने दूसरा इंजन लगा दिया, ऐसा हम नहीं करते। तो कुछ चीज की सज्ञानता आपके अंदर है, आप कॉग्निटिव थ्योरी में हैं। आप झूठ को झूठ, सच को सच का फर्क जानते हैं। आप महाभारत में कौन गलत था कौन सही था ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलता है। रावण और राम में क्या अंतर था यह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसका चरित्र अगर आपके सामने पेश कर दिया जाए रावण का, तो आपको पता चल जाएगा कि रावण ठीक काम नहीं किया। आपको सब पता है कुछ चीजें इस तरीके से। तो बाई नेचर आप एथिक्स के जो एजेंडे हैं या एथिक्स की जो एक प्रकार से थिंकिंग है या जो दायरा है उसमें तो आप हैं।
कुछ सैद्धांतिक पहलू हैं। ये जो जिंदगी में लोकाचार के साथ आपके साथ आया, जिसको मैंने ग्रेट मैन थ्योरी का एस्पेक्ट में बोला कि यह जन्मजात आपके अंदर है। जब पिताजी ने आपसे कहा होगा नहीं बेटे झूठ नहीं बोलना चाहिए, एथिक्स सिखा चुके थे वो। जब उन्होंने कहा कि देखो चाचा आए हैं पैर छुओ, उन्होंने एथिक्स डेवलप कर दिया था। आपने अपने बड़ों का आदर करना शुरू कर दिया, अपने एथिक्स को रास्ते में ले लिया था। लेकिन इस एथिक्स को पूछता नहीं है, लेकिन जो एथिक्स पूछता है उसमें इसके बगैर आप बता नहीं सकते। अगर माना कहा जाए कि ज्ञान जो है सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, तो अगर अपनी मां को आपको इज्जत करना नहीं आता है तो आप जैसा धूर्त व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में। चाहे आप एमएससी की हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, इंडिया के प्रधानमंत्री छोड़िए। तो ये जो बात है ये सद्गुण का हिस्सा हुआ ना। और सद्गुण क्या है? ज्ञान है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि किसकी कद्र करनी किसकी नहीं। मैंने रामायण महाभारत सबकी कहानी सुनाया आपको, विश्वामित्र की भी कहानी सुनाया था कि राम को लेके चले गए थे, उनका तो विवाह करके वापस किए सीता के साथ। अयोध्या में कब आए वो? वन वन भटकते भटकते जनकपुर गए और ब्याह शादी करवा के तब यहां भेजे। तो राजा जो है अपने बच्चों को जब किसी गुरु को समर्पित करता था, देता था, तो उस पर अटल विश्वास करता था कि ये मेरे बच्चों के साथ जो भी करेगा वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चीज होगा। ये एथिक्स ही थी। तो रामायण हमारा क्या है? एथिक्स है। गीता का उपदेश क्या है? एथिक्स है। तो एथिक्स से आप परिचित हैं क्योंकि आप ग्रेट मैन थ्योरी में हैं। क्या समझे? ग्रेट मैन थ्योरी जन्मजात। कुछ बीच में अब आपको क्या पूछें हम, विषय के तौर पर आपको हम क्या पढ़वाएं? ऐसे तो हमने बोल दिया, अब आप सोच रहे हो कि यार हमको तो सब इसका मतलब एथिक्स आता है तो हमको लिख देना चाहिए। सत्य जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। हाँ, कौन फरेब की जिंदगी जी रहा है जरा बताओ? सांस अपने ढंग से चलती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो समस्या बताती है, सब सच तो बताते हैं। आंखों की रोशनी घटती है तो चश्मे चढ़ जाते हैं, अक्षर नहीं दिखाई देते हैं। इस सच को कौन नकारता रहेगा? हाँ? क्यों? अगर बच्चों को चोट लग जाए तो आपको पीड़ा ना हो, इस सच को कैसे छुपा लेंगे आप? इस सारे सच तो हैं आपके सामने, सारे सच हैं जो एथिक्स के दायरे में गुलाटी मारते हैं। लेकिन आप लिखेंगे क्या? आप अगर कोई, मैं ये कहूं कि आपकी मां, हमने कभी ये क्लास में कक्षा में पूछा कि आपकी मां आपसे कितना प्यार करती है? क्योंकि मां है तो ये हो गया कि प्यार करेगी ही, यही सच है ना। तो सच को बार बार क्या उजागर करना? क्यों भाई? मैं कहूं कि आप अपने पिताजी से कितना प्यार करते हैं, ये कोई सवाल है? ये कोई क्वेश्चन है? ये नैसर्गिक है, ये जन्मजात है, ये होके रहेगा, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किसी लड़के से आपको मोहब्बत तो नहीं है कोई, या किसी लड़की से तो नहीं है? ये नैसर्गिक नहीं है। प्यार नैसर्गिक हो सकता है, लेकिन किससे होगा ये नैसर्गिक नहीं है। लेकिन मां बाप से तो नैसर्गिक ही है। तो यहां पर आपका एक सैद्धांतिक पहलू होगा। कई कहेंगे हम पहले आईएएस बनेंगे तब शादी करेंगे। तो यह जन्मजात सिद्धांत नहीं है। ये क्या हुआ, बीच की एक थ्योरी हो गई। हमें लगा कि अरस्तु के सिद्धांत को लेना चाहिए, सुकरात के विचार को लेना चाहिए, प्लेटो की कुछ जो बातें कही गई हैं ज्ञान ध्यान या सद्गुणों से जुड़ी या अन्य तरीके से जो एथिक्स से मेल खाती, इनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
तो उनके विचार ले लो। अब हम ओसामा बिन लादेन के विचार तो नहीं ले सकते ना, गद्दाफी के विचार तो नहीं ला सकते ना। क्यों? कि एथिक्स में हम गद्दाफी और ओसामा बिन लादेन पढ़ाएं? अब विचार अगर सुकरात का 420 में रहे हैं, अगर कौटिल्य रहे हैं उसी जमाने में लगभग, तो हमको जहां से विचार अच्छे मिलेंगे वही तो लेंगे। भाई विचार का क्या उम्र होता है? विचार की तो कोई उम्र ही नहीं, विचार तो अनंत काल तक चलता रहता है। विचार को क्या बूढ़ा और छोटा और बड़ा करेंगे? अगर विचार को आप बूढ़ा मानेंगे तो कौटिल्य को तो विचार कब का मर जाना चाहिए। लगभग 3,500 साल पुराना विचार, लगभग 2,2500 साल पुराना विचार, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। क्यों भाई? 100 साल का आदमी अपना शरीर नहीं संभाल पाता है, उसको मरना ही पड़ता है। एक एक्सीडेंट हो जाए तो हाड़ मांस इधर उधर हो जाता है, तो उसको किसी तरह जोड़ जुगाड़ करके उसको कायम रखने की कोशिश की जाती है। हाँ, किसी का लीवर डैमेज हो जाए तो पता चला कि 20-25%, 40% लीवर उसकी ज़िंदगी चल रही है। अमिताभ बच्चन इसके एग्जाम्पल हैं। किसी का पैर में दिक्कत हो जाए तो पैर को मुश्किल में रख रख करके आगे बढ़ रहा है। मतलब ये शरीर को 100 साल कायम रखना, जहां चुनौती हो वहां हजारों साल पुराने विचार को क्यों ढो रहे हो भाई? क्योंकि विचार अनंत काल तक चलते हैं ना, शरीर थोड़ी चलती है अनंत काल तक। शरीर तो एक ढांचा है, जैसे लकड़ी होती है दीमक लग जाते हैं, लकड़ी होती है पानी में भीगते भीगते सड़ जाती है। ऐसे काम करते करते ये करते हैं, हड्डियों से कैल्शियम घिस जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लीवर अतड़ियाँ जो होती हैं वो संकुचित होने लगती हैं। जो दूध बचपन में हम लोग 4 गिलास पचा लेते थे, अब पी ले तो गैस हो जाता है। ये सब कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस बॉडी के पुरानेपन के कारण ये चीजें हो रही होंगी ना, लेकिन विचारों में भी हो रहा है क्या? काल तो नैतिकता की जरूरत अनंत काल तक, चाहे ऋग्वेद रहा हो, उत्तर वेद रहा हो, या भक्ति काल रहा हो, मौर्य काल रहा हो, गुप्त काल रहा हो, चाहे जो काल रहा हो, जहां नैतिकता की हमेशा जरूरत रहे। अब हमको सवाल ये उठता है कि हम आपके अंदर एक नैतिकता भरनी है, एक ईमानदारी भरनी है, एक अच्छी अभिरुचि भरनी है। जैसे हमने कहा कि भाई सोशल मीडिया को थोड़ा यार कम देखा करो, है ना, ज़्यादा फोन फान पे ज़रूरी चीज़ देखो, ज़्यादा मत रहा करो। तो हम आपकी उसको बता करके पढ़ाई की तरफ अभिरुचि ले जाना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड राइटिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ झुकाना चाहते हैं। लेकिन जब आप बाजार घूमते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो अभिरुचि कहीं कहीं हो गई। अब अगर ईमानदारी की बात करें, ऑनेस्टी की, तो बोलेंगे भाई देखो तुम लोग यंग लोग हो, कोई 20 साल का है, कोई 22 का है, कोई 25 का, 35-30, आप लोगों की एज है अपनी, इसमें 1-2 साल की बात है यार, मेहनत कर लो, अधिकारी बन जाओगे, आगे की ज़िंदगी गुजर बसर करने में बहुत अच्छा रहेगा। और ईमानदारी की बात यह है कि जब आपके माँ बाप आपको इतना अपेक्षा करते हैं, आप इतना खर्च करते हैं, आपकी हर ज़रूरतों के लिए पहले ही तैयार रहते हैं, तो आपकी ये ईमानदारी, ये तो बेईमानी है अगर आप फिर काम नहीं करते हैं। तो अगर ये सिखाया जा रहा है तो ये क्या हो गया ये, और आप ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एथिक्स का ही तो पालन कर रहे हैं। तो आपके अंदर ईमानदारी भर के एथिक्स की ओर ही तो ले जाना चाहते हैं। धूर्तता करें, मक्कारी करें, किसी को धोखा दें, किसी के साथ गड़बड़ी करें, अगर ऐसे तमाम चीज करेंगे तो हमारा तो मिशन ही फेल हो जाएगा। जैसे आपका कोई एग्जाम है, 40 की स्पीड मांगता है टाइप का, मान लिया 30 का 40 का जो मांगे, आप भले ही नौकरी पाने के बाद दिन भर में एक चिट्ठी भी मत टाइप कीजिए। जरूरत नहीं है तो क्यों करेंगे चिट्ठी टाइप? लेकिन कंपटीशन में तो 40 करना पड़ेगा ना, वो तो परीक्षा है। आप एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, एथिक्स का जिंदगी में कितना पालन करेंगे मुझे नहीं मालूम, और कल मैं बताने के लिए यहां खड़ा भी नहीं मिलूंगा,
नौकरी चाकरी हो जाएगी, अपना काम करेंगे, है एथिक्स सीखने आएंगे। नौकरी करते समय जब आप रिश्वत लेंगे तब मेरी बातों का कितना ख्याल रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार परीक्षा तक तो ख्याल रख लो कि कम से कम बैतरणी तो पार हो जाओ। परीक्षा तक अच्छे आदमी बने रहो, बाद में बन जाना बुरे आदमी, ले लेना करोड़ 2 करोड़ जहां जुगाड़ बनेगा। भाई जो परीक्षा, जो आईएएस ऑफिसर रिश्वत ले रहे हैं या करोड़ों उनके घर में पकड़े जा रहे हैं, हाँ, परीक्षा तक तो वो भी अच्छे ही काम किए ना, तभी तो यूपीएससी ने उनको मौका दिया। 40 की स्पीड में आपकी टाइप थी, तभी तो आप सचिवालय में लगे नौकरी में। बाद में पता चला दिन भर में एक भी टाइप नहीं करते आप। तो भैया जहां प्रतियोगिता है वहां तक तो अपने को ठीक रखो। और यूपीएससी को क्या लगता होगा कि एथिक्स में बहुत अच्छा लिखेगा तो लड़कवा बहुत अच्छा होगा, बहुत मस्त होगा, मतलब देश का कायाकल्प कर देगा। अब बाद में पता चला कि अपना ही कायाकल्प में लगा हुआ है। क्यों? तो एथिक्स पहली बात तो समझ लीजिएगा कि एक नैसर्गिक सिद्धांत है जो आपके अंदर जन्मजात है। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट संविधान में लिखा गया, जरूरत उसकी पैदाइशी थी, हमें बोलने का अधिकार लिख दिया गया, बोलना तो पड़ता ही है, बोलते तो हैं ही। कोई बोलने पर रोक लगा दे हमको, मर जाएंगे तुरंत। आज वो गुलाम भारत में क्या प्रॉब्लम थी? गांधी जी को क्या प्रॉब्लम थी? अरे खाना वाना खाते यार, अपना ठीक से कोट पैंट पहन के घूमते, काय लंगोटी पर पूरा देश आजाद कराने का मुहिम छेड़ दिया। घुटन थी, बोलने का घुटन। प्रेस मीडिया में बैन सरकारें क्यों लगाती हैं? वर्नाकुलर एक्ट नहीं सुने हैं का? हाँ, ये सब लगाना छोड़ाना। बाल गंगाधर तिलक को सबसे पहले पत्रकारिता के लिए 6 साल की सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक कैसे रोकें कि हमारे अंदर जो विचार आ रहा है, औपनिवेशिक सत्ता जो गड़बड़ियां कर रही है उसके खिलाफ लिखने के लिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)A में आप पढ़ते हैं कि नहीं? प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में है। तो बाल गंगाधर तिलक जब उनको जेल हुआ, 1908 वगैरह की बात है, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि उस जमाने में उनकी कुलबुलाहट क्या रही होगी। आज अगर बाल गंगाधर तिलक को जिंदा किया जाए और पूछा जाए कि लोकमान्य जी आप बताइए कि आपके जमाने में और आज की इस जमाने में आप क्या महसूस करते हैं? बोले भैया अब तो राम राज्य है, जो मर्जी सो बोले हम। उस जमाने में तो इसका एक कतरा भी बोल दे तो जेल करने की नौबत आ जाती थी। तो आप जो बोले सो बोले, क्यों बोले भाई? ये तो नैसर्गिक सिद्धांत है ना भाई। बच्चे को रोने का भी अधिकार छीन लोगे क्या? बच्चा पैदा होते ही रोता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही उसका एक्सप्रेशन है। ये अधिकार छीनोगे क्या? कि कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ और रोया तो उसकी मां को पहले सजा होगी। बना के कानून दिखाओ। जितने देश की माएं हैं सब पहले जेल जाएंगी, क्योंकि ये तो नैसर्गिक सिद्धांत है, ये तो थ्योरी ही है। तो जो चीज राइट, लड़का लड़की एक समान, आर्टिकल 15 पढ़िए क्या लिखा है। हमारे संविधान विदों ने भी उसी एथिक्स का पालन किया। जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान सब लिखा है कि नहीं, के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर एक लड़की के साथ एक लड़के की तुलना में उसकी काबिलियत पे, उसके अनेक अन्य चीजों पे भेदभाव किया जाए तो उसको कैसे लगेगा? और कौन होते हैं आप भेदभाव करने वाले? क्यों भेदभाव भाई? किस बात के लिए भेदभाव? नंबर उसका कम ज्यादा है यहां तो चल जाएगा, कि उसका 60%, उसका 70 है, लेकिन वो गोरा है वो काला है तो क्या करेंगे? वो चलो वो काला है वो गोरा है तो होगा क्या इससे? नहीं, उससे होना क्या है? ओबामा काला था, जो बाइडेन गोरे हैं, ट्रंप हुआ उससे ज्यादा गोरा था, तो
वो अमेरिका का राष्ट्रपति और पावरफुल राष्ट्रपति, कुछ और नाम बदला का, व्हाइट हाउस में दोनों रहते हैं, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। 400 साल पुराना बताए थे कि अमेरिका में काले गोरे का भेद चल रहा है। अफ्रीका में लड़ाई इसी बात की चल रही थी। इंडिया में लड़ाई रुकी नहीं है, भले ही देश आजाद है लेकिन काले गोरों के बीच चल रहा है, बताया था ना। अब भेदभाव रोकना क्या है? नैतिकता ही है। तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट पूरा लिखा हुआ है ना, वो नैतिक बेस ही तो है। बट छुआछूत 17 आर्टिकल, अनटचेबिलिटी। गांधी जी क्या करते थे? छुआछूत मिटा रहे थे कि नहीं? 17 आर्टिकल क्या है? हम समझते हैं गांधी की वजह से ही आया है वो, कि समाज में ये सब ठीक नहीं है। ये नहीं होगा तो क्या होगा? नैतिकता होगी। तो अभी नैतिकता की यात्रा बहुत बाकी है। सबको पता है कि अच्छी चीज क्या होती है, सब पता है कि अपनी मां से सब प्यार करते हैं, सबको पता है कि अपने परिजनों से, अपने लोगों के लिए लोग जान देते हैं। लेकिन यही जब कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति आता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके दफ्तर में आता है, तो उससे रिश्वत लेने लगते हैं, उसके काम को लेट लतीफ करने लगते हैं। मतलब आप एक सीमित दायरे में तो आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन यही दायरा थोड़ा फाँदते नहीं हैं। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सद्गुण की बात कर लेते हैं, सुकरात की बात कर लेते हैं, अरस्तु प्लेटो की बात कर लेते हैं। प्रजा के सुख में राजा का सुख है। चलो अशोक महान की बात कर लेते हैं। कोई तो विद्यार्थी के अंदर अच्छे गुण चले जाएंगे जो नौकरी के रहते हुए किसी पोपली कमर वाले, पिचके गाल वाले और घुसे हुए पेट वाले बूढ़े को देखेगा जो पेंशन लगवाने के लिए अपने दफ्तर में चक्कर काट रहा है, उसकी फाइल को तो कम से कम आज ही मूव कर देंगे। ये ख्याल तो आ जाएगा इस नैतिकता के पढ़ने से। इसी चीज की जरूरत है, इसकी कमी है देश में। इसलिए बोला गया कि भैया इसको पढ़ा दो, इसको पूछ लो। विवेकानंद ने जितनी बात कही है सब आचरण के दायरे में है कि नहीं? गांधी के विचार को पढ़ेंगे, आचरण के दायरे में मिलेगा कि नहीं? हाँ, ज्योतिबा फूले के विचार हो, दयानंद सरस्वती का हो, राजा राम मोहन राय का हो, सब आचरण के दायरे में मिलेगा कि नहीं? तो यही तो पढ़ना है इसमें। ये हो गए इंडियन फिलोसफर, हो गए हमारे विचारक हो गए, और जो हम अरस्तु प्लेटो सुकरात फलाना ढिमका बता रहे वेस्टर्न हो गए। एक टॉपिक इंडियन का है कि वेस्टर्न का है, दो टॉपिक उसके पहले तो देखेंगे कि वो नॉर्मली एथिक्स वगैरह का पूरा इंटीग्रिटी व्हाट एवर समथिंग, ये सब की पूरी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और इसका वो ये वो करके उसकी पूरी व्यवस्था। 4 टॉपिक तो यही निकल गए। 5वें टॉपिक पे आएंगे, प्रशासन है। सहानुभूति की बात करो, इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करो, गवर्नेंस की बात करो, अच्छे व्यक्ति की बात करो, आचरण की बात करो, आचार संहिता की बात करो, हाँ, सत्यनिष्ठा की बात करो, ईमानदारी की बात करो। ये सब 1 2 3 टॉपिक के दायरे में है। बाकी 6 7 पे 4 तक हो गया, 5 6 में है ये, 5 6 7 के भीतर। 8वां टॉपिक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? आप एक जिले के कलेक्टर हैं, वो जिला अति पिछड़ा हुआ है और वहां पर जो है 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई है, किसान अपनी मतलब खेती बाड़ी को लेकर के जो समस्याएं हैं वो व्यापक रूप ले लिया है, भूखमरी के कगार पर स्थिति पहुंच गई है। आपको ऐसी स्थिति में मुआवजे के लिए प्रयास करना है, सरकार को कुछ मामलों में अपील करनी है, सरकार से निवेदन करना है। आप एक जिला कलेक्टर के तौर पर ऐसे तमाम लोगों के लिए राहत के लिए ऐसा क्या करेंगे? उसी में 1 2 क्वेश्चन क्रिएट करके आपसे बोला कि आप टिप्पणी कर दो इसी पे। ये केस स्टडी हो गया। तो अब अच्छा, आप आज की तारीख बताइए कि अभी आप जब सड़क पे जाएंगे क्लास के बाद, जैसे ही रेड लाइट पे आप एक्टिवा को रोकेंगे सिग्नल पे, कोई व्यक्ति आएगा जिसकी 3 उंगली नहीं होगी, कुष्ठ रोग, कोढ़ से या जो भी कारणों से उंगली नहीं है, हाथ फैलाएगा, बाबू जरा कुछ दे दो। आप कभी गौर करना, आप दो ना दो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। 3 मिनट का अगर कहीं पे 1.5 मिनट 3 मिनट अलग अलग टाइप का है और संयोग से आप गए 1.5 2 मिनट का टाइम है
आप देखे होंगे कई लोग कार का शीशा खोल करके 1-2 रुपये दे रहे होते हैं, 2-4 रुपये। कई लोग कार का शीशा नहीं खोलेंगे, ठीक है, उनकी मर्जी है। कई मोटरसाइकिल वाले हम पैसा दे रहे होंगे। अलग अलग तरीके के लोग वहां पर मिल जाते हैं, है ना। लेकिन जब आप किसी को इस तरह से देखते हैं तो आपके अंदर एक मतलब ये बात तो कौंधती है ना, अरे यार काफी हालत खराब है इसकी। एक इमोशन आपके अंदर तो जागरण करता है ना, वही इमोशनल इंटेलिजेंसी तो है। अब आपने रेड सिग्नल, आप स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, कभी घंटाघर कहीं कहीं से गुजर रहे हैं और अक्सर ऐसे देख रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं है कि आप किसी की मदद कर पाएं, बट आप महसूस तो कर रहे हैं ना कि इनकी मदद की जरूरत है इन्हें, और आप संयोग से अधिकारी बन गए, तो चले जाओ ना उसी मदद में। आप जिले के अधिकारी हो, आप कह दो कि भाई ऐसा करो, जितने ये हमारे यूनिट्स हैं इनको पता करो कि कहां कहां कौन कौन भिखारी भीख मांगता मिलता है, और इनका जरा डेटा तैयार करो। तो उसमें क्लासिफाइड करो कि स्त्री कितने, पुरुष कौन है, कौन स्वस्थ है, किसके हाथ पैर मजबूत हैं, किसके हाथ कटे हैं, पैर कटे, जरा इसका डेटा निकालो यार, ये भिखारी बहुत बढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। जितने कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, आपने पता किया कि भाई ये भीख मांगने के लिए मजबूर क्यों है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई उपाय है इनके लिए, या कुष्ठ रोग के जो आश्रम बने हैं वहां पर क्या रसद सामग्री या सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। आज जो पढ़ करके आप ये एक्टिवा से जाते हैं, ये देखते हैं, कल अधिकारी बनने के बाद जब यही करेंगे, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। और यही यूपीएससी का विचार भी है कि ख्याल रखना, क्या समझे, ख्याल रखना कि जो तुमको बताया जा रहा है, जब तुम करने लायक हो जाना तो इस बात को भूलना मत। और चूंकि आप इमोशन कहीं से, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इमोशनली कोई चीज से अटैच होते हैं तो घंटा घर पे बिक रहा है, ठेले पे इमोशन, भावनाएं बिक रही हैं, ले लो भावनाएं 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, ये वाली भावना 2 रुपया किलो, वो वाली 5 रुपया किलो। भावना आई नहीं है क्या? हाँ, भावना क्यों? तो भावनाएं तो बिक नहीं रही है, भावनाएं तो आपका नैसर्गिक है ना भैया। अपने मां बाप को देखकर कैसा लगता है आपको, हमें देख के कैसा लगता है, अड़ोस पड़ोस को देख के कैसा लगता है, अनजान व्यक्ति को देख के कैसा लगता है, अलग अलग भावना है ना, अलग अलग भावना हुई कि नहीं हुई। तो जब आप अधिकारी हो जाएंगे, आपकी भावना दुरुस्त है, किसी पीड़ित को देखा आपको कष्ट हुआ, किसी परेशान को देखा कष्ट हुआ, भले ही आप उसके लिए कुछ किए नहीं किए, यार करने धरने की बात ना करो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सिर्फ पढ़ने लायक हो, किसी की मदद करने लायक नहीं हो। लेकिन जब तुम मदद करने लायक हुए, तब बोल रहा हूं, जब तुम्हारे पास ये पैसा राइट आया, अथॉरिटी। अगर तुम किसी परेशान आदमी को देख करके कोई इमोशन तुम्हारा नहीं जगता है, तो मुझे डाउट है कि कल तुम अधिकारी बन के भी हो सकता है इमोशनल ना हो। क्या समझे? सड़क पर एक्सीडेंट होता है, कुछ आदमी तमाशा देखते हैं। एक आदमी कहता है यार एम्बुलेंस आने में पता नहीं, मैं फोन किया 108 नंबर पे, पता नहीं कब आएगी, मेरी गाड़ी में बैठा हूं, मैं दून हॉस्पिटल तो छोड़ दूं। अब वो आदमी को अगर पता करोगे कि जो 40-50 साल का वो व्यक्ति था जिसने दून हॉस्पिटल छोड़ा, 20 साल की उम्र में पता चलोगे तो इमोशनल होता रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमोशन कोई जड़ी बूटी है कि पिला दिया और आज ही तैयार हो गए आप, रहा होगा। अब अगर वो व्यक्ति, कई देखे होंगे कि कोई अधिकारी है, आपने देखा होगा कि जा रहा है और किसी को देखा तो अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है, वहां छोड़ देता है हॉस्पिटल। मैं इसी पर एक छोटी सी बात बता देते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुने हैं ना? कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और आखिरी पायदान के चुनाव से लेकर के
सबसे ऊपरी पायदान तक का चुनाव लड़े और सब चुनाव में हारे और अमेरिका के सिर्फ राष्ट्रपति बने। मतलब अगर असफलता की मिसाल देनी हो तो सबसे बड़ा असफलता का मिसाल अब्राहम लिंकन को दे सकते हैं, और अगर असफलता, सारी असफलताओं को रौंद करके सबसे बड़ी सफलता का अगर एग्जाम्पल देना हो तब भी अब्राहम लिंकन का ही उदाहरण दे सकते हैं, जिसने गेटिसबर्ग में 1860 में एक स्पीच दिया था, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। यही लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। ये 1860 का गेटिसबर्ग में दिया गया उनका भाषण का हिस्सा है। ये आज वही लोकतंत्र की दुनिया में परिभाषा बनी हुई है। तो जब वो व्हाइट हाउस जा रहे थे तो करीब करीब आप जोड़ ही लिए हैं, 160-65 साल के पहले की बात है ये, ठीक है। तो एक बसवारी, जैसे हम लोग गांव में होते हैं ना, बांस नहीं होता, बसवारी जिसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा आगे दलदल था, मिट्टी गीला उला कचड़ा टाइप का, बसवारी थी। तो सुअर अक्सर देखे होंगे, सुअर अगवा से पतला होता है, पीछे से मोटा होता है, दो बांस के बीच में मुंह डाल दिया, मुंह तो चला गया, ना आगे जा पाए, आगे तो जा ही नहीं पाएगा, शरीर बड़ा होता है, और वो गर्दन में यहां फंस गया तो उसका ये वाला हिस्सा चूंकि बड़ा होने के कारण वो निकाल भी नहीं पा रहा था, तो वो फंस गया उस बांस में। तो जैसा मैंने बताया कि आज से 150 साल पहले अमेरिका ऐसे नहीं रहा होगा, वो भी ऐसे ही रहा होगा, सड़कें, उसकी व्यवस्थाएं, वो भी धीरे धीरे विकास किया होगा। तो अब्राहम लिंकन जा रहे थे तो देखे कि बसवारी में, वो व्हाइट हाउस या कहीं भी जा रहे थे, बट उनकी नज़र पड़ी सड़क के किनारे एक बांस में, जो बसवारी है, बसवारी हमारे गांव में बोलते हैं भाई, अब आपके यहाँ बांस का जहाँ पेड़ है सब, तो वहाँ पे एक सुअर फंस गया जो निकल नहीं पा रहा। ड्राइवर को उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए बोला, और भी जत्था रहा होगा आगे पीछे, तो उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोकने के लिए, तो वो चले गए गाड़ी से उतर करके वो सुअर निकालने। तो सुअर निकालने का एक ही तरीका था, बांस भैया पकड़ को खींचो, जगह बन जाएगा, वो पीछे उछे आएगा, मुंह निकल जाएगा उसका। तो उन्होंने उसका निकाल दिया, निकल गया, मतलब सुअर निकाल दिया, और उसी समय वो सुअर मिट्टी उट्टी में था, पूंछ झटका होगा जो भी था, उनके थोड़े छींटे उट्टे, गंदा उंदा हो गया, कीचड़ पड़ गया। फिलहाल आए बैठे तो उनका ड्राइवर बोला कि साहब ये काम हमको बोल देते आप, हम तो समझ ही नहीं पाए, आप गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं, और आप चले गए वहां, आप हमको बता देते, हम ये काम करके आ जाते, कपड़े खराब हो गए। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि ऐसा है, सुअर को बसवारी में यानी बांस में फंसा हुआ देख के हमको कष्ट हुआ था, आप समझे ना, यानी कि उसको कष्ट में देखकर कष्ट वाला इमोशन उनका जगह था। हो सकता है तुमने देखा हो लेकिन तुमने निकालने वाला कष्ट तुमको ना हुआ हो। आप बात को समझना, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। ये दो व्यक्तियों ने एक घटना को देखा, हो सकता है कि सुअर को बांस में फंसा हुआ देखकर पहले व्यक्ति को निकालने का या इमोशनल इस तरह से कोई इंटेंसिटी डेवलप ही ना हुई हो, कोई चीज आई ही ना हुई हो, अरे छोड़ो सुअर है, फंसा होगा। अब्राहम लिंकन को लगा कि ये मुसीबत में इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो चले गए। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं सुअर को बचाने नहीं गया था, मैं अपने तकलीफ को खत्म करने गया था। आप समझ गए कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सद्गुण। ये जो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सद्गुण ज्ञान है। देखा दो लोगों ने, लेकिन एक्सेप्ट एक ने किया। बच्चा बीमार होता है तो पिता हो मां हो रात दिन मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि उसके बीमार होने में उनकी जिंदगी थम जाती है, जिंदगी चलती रहे, इसलिए उसका ठीक होना जरूरी है। आप समझिए कि नहीं? तो
सुअर को निकालने वो इसलिए गए क्योंकि वो आगे अगर रास्ते में जाएं तो उस तकलीफ से मुक्त रहें। नहीं, भाषण देते समय पता चला सुअर दिमाग में छाया हुआ है कि यार वो निकाल देना चाहिए, और ऐसा सबके साथ होता है। आप कोई ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए था नहीं किए हों, और जहां जाते हैं वो काम आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और ये काम अगर बहुत सकारात्मक है, जैसे मैंने बोला कोई एक्सीडेंट देखा, आपने कोई मदद नहीं किया, जबकि अगर उसकी मदद होती तो वो व्यक्ति जल्दी से उपचार पाके शीघ्र ठीक हो सकता था। तो जब भी ऐसी कोई आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे, ये आपके इमोशन पर डिपेंड करता है। दूसरों के प्रति आपकी सोच कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंसी ले लो, सहानुभूति ले लो, सहायता वाला विचार ले लो, ये सब चीज के कारण होता है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, हम यहाँ भावात्मक बुद्धिमत्ता की बात कर लेते हैं, भावना की बात कर लेते हैं, हम और भी तमाम तरीके की चीजों की बात कर लेते हैं। तब तक कर लेते हैं जब तक आप सिविल सर्वेंट या एसडीएम वगैरह बन नहीं जाते हैं। जब बन जाइएगा तो आप भी हो जाइएगा उसामा बिन लादेन। अभी बराक ओबामा रहिए, बाद में ओसामा बनिए, लूटिए देश को, बनाइए अटारी, बनाइए बीघे बीघे भर का स्विमिंग पूल, बनाइए 50 बीघे का फार्म हाउस, लीजिए बढ़िया थार और वो क्या बोलते हो BMW, और ये वो दूसरों का, गरीबों का पैसा लूट लूट के अपना घर भरिए। फिर जब पकड़े जाएंगे तो दीजिएगा हिसाब, नहीं पकड़े गए तो आप तो ईमानदार आदमी हैं ही। 20 करोड़ रुपए जब घर में पकड़ा नहीं गया था जब तक, तब तक तो ईमानदार IAS थी कि नहीं? तो पकड़े जाने और करेंगे क्या 20 का? हमको आज तक यही नहीं समझ में आया कि भाई आटा का माना GST लग गया, रेट बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतना 20 करोड़ की रुपए की तो जरूरत नहीं है। तो जो उचित बातें हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एटीट्यूड को लेकर के, उन बातों को कैसे सैद्धांतिक रूप से आपके अंदर रोपा जाए, उसी का ताना बाना एथिक्स है। तो कुछ विचारकों के माध्यम से हो जाता है जो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या आजकल के विचार हैं। कुछ फिलॉसफी से, कुछ साइकोलॉजी से, कुछ पॉलिटिकल साइंस के थिंकर ले लेते हैं। कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ज़माने में औपनिवेशिक सत्ता की तूती तो बोलती ही थी, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके विचार से हम प्रभावित होते हैं और जिनके विचारों से बदलाव लाया जा सकता है, उनको अंगीकृत कर लेते हैं, ताकि हम जब एग्ज़ाम में जाएं तो हमसे कोई सवाल ऐसा आए तो हम इन लोगों के विचारों को जब सब जाने रहेंगे तो हमें बताने में आसानी हो जाएगी। इसलिए कौटिल्य से आप मोहब्बत करें या ना करें, आप विवेकानंद जी से प्यार करें ना करें, गांधी को अपनी जिंदगी में स्थान दें या ना दें, लेकिन उनके विचारों को इसलिए पढ़ लीजिए ताकि आप एथिक्स के पेपर में जस्टिस कर सकें और आप अपने करियर उत्थान में अपनी स्वयं की मदद कर सकें। बस इतनी सी बात है।